Yes, आइए come आइए, in. प्लीज प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Please take your seat. थैंक यू। बहुत इंतजार कराया राहुल लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं। ये भी एक प्रेशर है, वहाँ जाकर आप लोग को बैठना है, वेट करना है, सीखना है। तो राहुल जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन कोटा। हमारा नाम राहुल प्रकाश हके। हम झारखंड एक धनबाद जिला से हले। हमने अपन स्कूल अपन शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद से कर ली है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग बीआईटी मिश्रा से कर ली है। और हमारा हॉबी वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री। जितना कि हम देख पा रहे हैं, अभी आप प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मैम अभी करेंटली मैं एक आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ पेपर इवैल्यूएटर की तरह काम कर रहा हूँ। पेपर इवेल्युएट करते हाँ हैं। आपने आईएएस का कभी एग्जामिनेशन निकाला है? मैम, मैं इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ लेकिन फाइनल सिलेक्शन में फाइनलिस्ट। लास्ट कौन सा चांस था आपका? मैम 2024 का लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट। तो आपने जो आईएएस का प्रिपरेशन किया, बाहर रह के किए होंगे दिल्ली वगैरह, हाँ मैम। तो क्या आपने इतने दिनों में जो तैयारी की, और डिजर्विंग कैंडिडेट जैसे आप भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे, अच्छी जगह से आपने पढ़ाई की, तो क्या चेंजेस होने चाहिए? क्या आजकल बहुत ज़्यादा कट ऑफ वगैरह नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हो गया? क्या चेंजेस आपने इन इतने दिनों आपने वहाँ आईएएस की तैयारी की, तो एज ए स्टूडेंट, है ना, क्या आपने नोटिस किया, कहाँ सुधार की जरूरत है? बच्चों पे बहुत ज़्यादा सिलेबस तो नहीं लाद दिया गया है? मैम सिलेबस तो वास्ट है और काफ़ी प्रिपरेशन भी करना पड़ता है। लेकिन वही है कि सारे पेपर्स में आपको अच्छे नंबर चाहिए और कहीं पे भी थोड़ी सी भी चूक होती है किसी भी पेपर में तो फिर कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ मतलब बाहर रह के पढ़ना भी थोड़ा वहाँ पे भी हाँ, तो प्रेशर होता इसके है। कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे देश के भविष्य हैं, वे गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं, कुछ कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो क्या कुछ चेंजेस होना चाहिए? आईएएस एग्ज़ाम से रिलेटेड। हाँ, आईएएस एग्जामिनेशन की आपने तैयारी की है ना, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि आपने जो वहाँ 4 साल 5 साल तैयारी की, तो क्या मुश्किल रहा आपको? कहाँ लेकर था कि आप उसको ये नहीं कर पाए? मैम मेनली तो तैयारी के से रिलेटेड ही है कि सिलेबस थोड़ा कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ एग्ज़ाम प्रोसेस जो होता है, जैसे तो एक एग्ज़ाम होता है वो पूरा 1 साल तक खिंच जाता है। तो अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले, इंटरव्यू नहीं हुआ आपका, तो फिर से आप मतलब बैक टू ज़ीरो आ जाते हैं। हाँ, यही तो तो सबसे बड़ा लीकेज है। हाँ मैम, ये तो है। और उसके बाद फिर से मतलब आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। और थोड़ी सब्जेक्टिविटी भी होती है, जैसे इंटरव्यूज़ में थोड़ी सब्जेक्टिविटी रहती है। वहाँ पे थोड़ा लक आ जाता है कि आपका कौन सा बोर्ड पड़ा, उसमें कैसे नंबर्स मिले। तो वो भी एक फैक्टर है। आपको यूपीएससी का चेयरमैन अभी हम बना रहे हैं, तो आप क्या सुधार कर? मैम पहला तो जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स है उनको थोड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि और जो एज लिमिट है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो है वो 6 साल और 32 ईयर्स तक है जनरल का। के साथ ही थोड़ी सब्जेक्टिविटी को उसे कम। आप और कम करने की बात करें, हाँ मैम। उसके पीछे वजह? मैम उसके पीछे यही वजह है कि लोग जो हैं वो काफ़ी दिनों तक तैयारी करते रहते हैं और उसके बाद टाइम। फिर हाँ, काफ़ी टाइम तक तैयारी करते रहते हैं। और फिर जैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2014 में कंप्लीट की, तो उसके बाद फिर वापस आने के लिए उनको वापस से कुछ पढ़ना पड़ता है या कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है या रीस्किलिंग करनी पड़ती है। तो एक लंबा टाइम गैप हो जाता आप 2 अटेम्प्ट देके छोड़ देते? है। सर एक रहता है कि लस्ट है। थोड़े से नंबर से रह गया तो अगली बार उसमें इम्प्रूवमेंट करके। नहीं नहीं, लस्ट है कि आईएएस बन जाएंगे तो गाड़ी बंगला पावर धौक पैसा मिलेगा। नहीं सर, मेन रीज़न तो वो नहीं था। उसके पहले मैं जॉब में था, तो वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर जॉब में था। तो मेन रीज़न तो सर्विस का ही था। वहाँ पे जो मेरा जॉब प्रोफाइल था उसमें मेनली कोडिंग करना होता था। तो उसके बाद मतलब
मेरे काम का जो है वो मुझे इम्पैक्ट नहीं फ़ील हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर तैयारी करना चालू किया। ओके, तो आप कहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर थे? टी शॉ करके एक यूएस बेस्ड हेज फंड नहीं, है मैं स्थान का नाम पूछ रही हूँ। हैदराबाद में। हैदराबाद। डॉक्यूमेंट्री आप देखते हैं, यस मैम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवी एंड डॉक्यूमेंट्री? मैम डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो नॉन फिक्शन होती है, मतलब रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड होती है। और शुरू में उनका पर्पस होता है एक, जैसे एजुकेशन करना या ओपिनियन बिल्ड करना या कुछ सिखाना। मेन डिफरेंस यही है फिल्म और डॉक्यूमेंट्री। तो लास्ट आपने कौन सी डॉक्यूमेंट्री देखी है? मैम अभी कुछ दिनों पहले मैंने द ग्रेट हैक करके एक डॉक्यूमेंट्री देखी है। ये कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें वो फेसबुक से लोगों का डेटा लेके उनको एक पर्टिकुलर तरह के पोस्ट्स दिखाते थे, जिससे 2016 का अमेरिकन इलेक्शन और ब्रेग्जिट कैंपेन, इन दोनों के लिए लोगों के व्यूज़ को इन्फ्लुएंस किया गया था। ये, आपने इससे क्या सीखा? मैम इससे एक बड़ी सीख तो ये थी कि जो डेटा प्राइवेसी है वो कितनी ज़रूरी है। मतलब यूज़र्स को भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ एक रेगुलेशन का भी एस्पेक्ट होना चाहिए कि सरकार जो है वो सोशल मीडिया फर्म्स के प्रति एक रेगुलेशन रखे, और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको फाइन्स लगाए। बीआईटी मेसरा कब स्थापित हुआ था? 1926 में बीआईटी मिश्रा की स्थापना हुई थी। झारखंड के अभी गवर्नर कौन है? सॉरी मैम, 1956 1956 56। में। झारखंड के गवर्नर कौन है? अभी श्री संतोष गंगवार जी हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है अभी? जगदीप धनखड़ जी। और हमारी जो प्रेसिडेंट है वह सीरियल क्रम में कौन से नंबर पे है अभी? सीरियल क्रम में मतलब 12वीं, 13वीं, 14वीं, सॉरी 14, 15, 16? मैम, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। भारत में कितनी महिला राष्ट्रपति हुई हैं? ये दूसरी महिला राष्ट्रपति। इसके मेरा पहले क्वेश्चन प्रतिभा। था कितनी हुई हैं, तो आपको बोलना था दो। दो, है ना? नाम बताइए, पहले कौन थी? इसके पहले प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल जी उनका नाम, तो और भी कुछ तो याद कर पा रहा हूँ। उनका जो टाइम टेन्योर था क्या था, कब से कब तक थी? श्योर नहीं उस बारे में। छोड़ने। अभी हमें द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ मैं दो चार लाइन से बिलोंग कर। मैम वो उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं, और इसके पहले वो झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी है, कब रही थी वही मैं जानती 2016 से 2021 तक। हूँ, झारखंड। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जैसा कि आपने बताया कि आपको वहाँ स्पेस कम मिल रहा था, प्रॉब्लम्स था, तो आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाहते हैं। यहाँ जाने के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना? तो क्या आप इसको छोड़ के फिर दूसरी जगह स्विच कर जाइएगा? मैम मेरा मेन रीज़न था कि अब मेरे जो काम था से मैं कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था, लोगों के लाइफ्स में कुछ डिफरेंस लाना चाहता था, और वहाँ पे मेरे काम से वो संभव नहीं था। तो यह तो जब आपने बीआईटी मेस्ट्रा में एडमिशन लिया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, उसी समय आपको समझ जाना चाहिए था कि आपका वर्क जो होगा एक रूम में बंद होकर कंप्यूटर पे काम करना है, पब्लिक डीलिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो आपने वहाँ भी एक सीट बर्बाद किया, इधर भी आप एक सीट बर्बाद कर रहे हैं। इंजीनियर्स को काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। आपको नहीं लगता है सरकार के संसाधनों की बर्बादी है, आम आदमी टैक्स दे रहा है उसे आप मिसयूज कर रहे हैं? मैम आजकल टेक्नोलॉजी हर जगह हो गई है, और सरकार भी बड़े स्तर से डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रही है। तो मेरे टेक्निकल स्किल्स से मैं यहाँ पे अपनी सेवा में से मुझे मदद मिल सकती है। ये तो हुआ, मिल सकती है मदद, लेकिन आपने वहाँ भी तो एक सीट बर्बाद किया। मैम मैम उस समय मुझे मतलब सही।
उस समय मेरी प्रेफ़रेंस थी कि मतलब एक जॉब लेने की प्रेफ़रेंस थी और पैसे कमाने की प्रेफ़रेंस थी। तो इसका मतलब है कि आपका प्रेफ़रेंस टाइम टू टाइम बदलते रहता है। अभी आपको हम सेलेक्ट करें, किसी चीज़ से आप इंस्पायर्ड हो जाए, कल को आपको संन्यास लेने का मन करेगा, तो आप तो सब छोड़-छाड़ के चले जाएँगे। क्या अब जवाब है आपका? अब मुझे लगता है कि अब मतलब मैं चीज़ों को बेहतर समझता हूँ और अब मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई है। और 2014 में आपने पास आउट किया है, तो 2010 में आपकी मैच्योरिटी नहीं थी? कम थी। कम थी, थोड़ी कम थी। ओके सर। Mr. Rahul, you have mentioned that you have some sort of in mind that you have to earn money. How do we believe that after selection you will not go again towards the money? Uh, Sir, I was earning well and I left that job for pursuing some higher goals type. So the money aspect is not there. What is your ultimate goal in your life? Sir, my ultimate goal is to serve the people basically. That gives me happiness. How do you want to serve the people? Sir, in various capacities and particularly in roles that can make a much larger difference. So, for example, uh, the services gives me a platform to uh, do something which affects the lives of many people at a much larger scale than say as a software developer. Suppose if you get selected, what will you your top three priorities? So if I get selected in administrative services, so I will work at the block level. So firstly, I will identify the problems of which that block is facing. So for example, in Dhanbad, the, the district from where I belong to, the most severe problem is that of displacement. And after that, I will implement the schemes of the government in a efficient manner. For example, in the case of Dhanbad, I will implement the rehabilitation policy of the government. And thirdly, uh, I'll use technology to basically make solve some of the problems that they are still facing. What kind of technology will you? So for example, if there are farmers and I can make them aware of technology like artificial intelligence through which they can have their grievances. They can know more about, say, farming or practices of farming and so forth. Government has already made certain provision or certain things with respect to farmers from where they can able to check the category of soil, the prediction of weather. There are certain apps specially designed for the farmers. What will you do? Sir, so government has implemented many schemes, but still there are at the grassroots level there are some lacuna that are present, and there is also lack of awareness, and there are various queries of people which I can help them to address, which I can teach them that through technology they can get the solutions, they can get the answers. How will you reform the midday meal? So in midday meal scheme, the currently the issue is of quality of food at some places. So for that, I can do surprise visits, and apart from that, I can install some monitoring mechanisms like CCTV cameras and monitor the meals. Can you suggest an alternate to midday meals? Suppose if you have to draft an alternate scheme of midday meal scheme, what three, four things will you include in your draft? So I can give some cash incentives to the children, and they can use that to
secure lunch basically. What if the student use that money for drugs or use that money for gambling? For So, example, Dream 11, My Circle. so I can give something like food vouchers which they can redeem at a particular location for meals. They, in a village where they can use their coupon. So I need to open some. I need to partner with some NGO can open uh, There such. is no NGO in Jharkhand or in India which has their volunteers in all districts, all blocks. Sorry, sir, I am not able to think of the alternative. Okay. In one of your answer, you have said that there is a subjectivity in interview of UPSC. Why do you think so? Do you think the panelists of interview are biased towards certain things? No, sir, the marking pattern of different panels is different. For example, for the year that I gave the interview, I saw the marks distribution of the people and their panels. So some panels give average marks, for example, and other panels give high marks also and low marks also. So there is some trend among the panels. So you are questioning basically the panelists. No, sir, it is You are arising a question on the credibility of panelists, those who takes interview for UPSC. And one of your answer you have said that the UPSC syllabus is very vast. So state PCS. But after selection, the work that you have to perform is also very vast. And after selection, you may call that the workload is very high. There is a need to distribution of workload. I am not able or capable to perform all the functions. no, sir. So the workload is manageable. But not the syllabus. Each and everything that are given in the syllabus of either UPSC or state PCS is relevant to the service. And how you can say that the syllabus is, and UPSC is not saying that if you are not able to compete it within a 1 or 2 attempts, then go again and again and keep attempting. They are not saying such. They have certain requirements, they have certain. So you are arising a question on a constitutional body who recruits the steel frame of India. They have changed the syllabus. They have done revisions in the syllabus. Like earlier, there were 2 optionals. Now there is only 1 optional. So they can do it again. Like they after studying, not suggesting to do So it immediately. but you have said that if you have some suggestion, then you can uh, jot down in point wise manner. Cannot arise question on constitution. आपने बताया कि आप सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का मूल्यांकन करते हैं लिखित परीक्षा। एक इवैल्यूएटर होने के नाते आपने किस तरह के प्रश्नों की जवाब की अपेक्षा करते हैं बच्चों से? सर, तो सवाल में जो उनसे पूछा जाए, जो क्वेश्चन का डिमांड है, वो उसके के हिसाब से ही जवाब लिखा होना चाहिए। और साथ में जवाब का जो स्ट्रक्चर है वो सही से लिखा होना चाहिए। और अगर वो उसमें कोई इनोवेटिव तरीका, कोई नया डायग्राम या केस स्टडी डालता है जिससे उस आंसर की वैल्यू बढ़ती है, तो फिर उस केस में उनको कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिया जाता है। यदि मैं एक प्रश्न करूं लिखित परीक्षा के लिए, आप के मूल्यांकन करता है, झारखंड को संदर्भित है ये प्रश्न। झारखंड में आदि धर्म की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालते हुए, है ना, आदि धर्म के महत्व की भी का विश्लेषण करें। तो किसी परीक्षार्थी से इस प्रश्न के जवाब की का आगाज कैसे किया जाना चाहिए, ये बताया। सर, आदि धर्म के बारे में पहले एक आदि धर्म का तय कब से हुआ, ये मानने वाले कौन है, एक उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। शानदार इंट्रोडक्शन का क्या पैमाना होना चाहिए?
सर इंट्रोडक्शन 2-3 तरीके से किया जा सकता है। जैसे एक डेफिनेशन के बेसिस पे किया जा सकता है, एक किसी डेटा के बेसिस पे किया जा सकता है, जो जो कि उसकी महत्वता दिखाता हो। एक और डेफिनेशन किया जा सकता है, जैसे कोई अभी रिसेंट में कोई करंट इवेंट्स है, जो कि बहुत हाइलाइटेड है, तो उसके बेसिस पे भी इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। अच्छा ये बताएं श्रीमान कि यदि कोई हिंदी भाषा भाषी मित्र जो हिंदी बहुत अच्छा बोल लेता है आपके समक्ष आए और कहे कि मुझे शब्द चित्र या वृत्त चित्र में अंतर बताइए, तो क्या कैसे बताइएगा? दोनों समझ शब्दों गया। को सुना है आपने? शब्द चित्र और वृत्त चित्र किसे कहते हैं, सुना है आपने? सर मुझे वृत्त चित्र को अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्री कहते हैं और शब्द चित्र क्या होता है? सॉरी सर। शब्दों के जरिए किसी घटना विशेष की व्याख्या को शब्द चित्र कहा जाता है। अच्छा ये राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है? सर राजनीतिक दल एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि किसी पॉलिटिकल मांग के लिए संगठित होते हैं। और कुछ बताइए, ये तो वो सांकेतिक परिभाषा है, संपूर्णता तो है नहीं इस परिभाषा में। अगर ये मुख्य परीक्षा में पूछ दिया जाए कि राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है, वर्तमान में राष्ट्रीय दल के लिए मानक कुछ मानदंडों को रखें, तो राजनीतिक दल की परिभाषा आप कैसे कैसे आप मूल्यांकन करते हैं, बताइए कैसे? सर तो किसी भी राजनीतिक दल को केंद्रीय नेशनल पार्टी का स्टेटस देने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कुछ प्रावधान है। अगर वो उनको संतुष्ट करता है तो फिर इलेक्शन कमीशन है वो उसे नहीं, नेशनल ये तो पार्टी का राजनीतिक दर्जा दल की देता है। परिभाषा तो नहीं हुई ना, ये तो आप उसमें आप ऐड कर रहे हैं, उसके एक्ट को जोड़ रहे हैं। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आपने बड़ा बहुत रोमांचक शब्द यूज किया, संवेदनशील शब्द था वो, कि आपके अंदर परिपक्वता आई, तब आप इसी ओर आए। तो मुझे बताइए उस शुभ क्षण का, शुभ घड़ी का, शुभ दिन का, शुभ मुहूर्त का, कि किस दिन आपके अंदर परिपक्वता आ गई थी, वो दिवस कौन सा था? सर मेरी अपनी बहन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी और फिर उसी के माध्यम से मुझे इसके बारे में पता चला और उसके बाद मैं इस पे पढ़ने लगा इसके बारे में और उसके बाद से ही मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा आने थोड़ा थोड़ा है। बदलाव। तैयारी नहीं करते तो मैच्योरिटी नहीं आती। अभी उसका जो मीटर है या उसका जो कहा जाए थर्मामीटर में, उसको मैं कहाँ तक मानूं कि आप परिपक्व हो चुके हैं? ये कितनी तो कहना मेरे से संभव कहना नहीं। हो? तो ये बताइए एडवर्टीजमेंट और प्रोपोगेंडा में क्या अंतर होता है? एडवर्टीजमेंट किसी चीज़ को बेचने के लिए उसके अच्छाइयों को दिखाता है हमें कि आप क्यों इस चीज़ को खरीद सकते हैं। लेकिन प्रोपागेंडा किसी विशेष तरह के सोच को फैलाने के लिए जो कि झूठ भी हो सकता है वो बोला बताया जाता है। ठीक ठीक है सर। So Rahul, a computer science graduate, can you define array? Array is a sequence of similar data types. Okay, what is difference between algorithm and programming? The algorithm is a sequence of steps which are which is used to solve a particular problem, and programming is the process of writing a code to solve that particular problem. Algorithm can be written in English, while programming is done in a programming language. What is difference between program and software? The software is a particular program which is used for doing a particular task. So a software can be underlying a software can be many programs which can be written, and that constitutes a software. Can any single software can have only one program? Yes, sir, it can happen. Only one program. Okay.
What is DNS server? DNS stands for domain name server, and it is the in internet when we want to visit a website, then we type the name of the website, the address. The domain name server resolves that name to the particular address to which the server is located, and then from the server it renders the website. What is Ethernet? The Ethernet is a type of internet which is very fast, and it is generally used in broadband connection. Are you sure? Or Ethernet is type of protocol? Sorry, sir, I'm not sure. Okay, no problem. Tell me one thing. Have you heard about Symbian operating system? But I'm not sure, but I think it is the Samsung mobile. Yeah, earlier time it was used. In which language the operating system program was developed? Symbian. Okay. What is difference between compiler and translator? Sir, a compiler compiles the program that we have written into, it first does a syntax check, then semantics check, and then it turns it into system code. What is looping? Looping is a process of running some particular lines of code multiple times. Okay. So your post preference is Jharkhand Administrative Service and after Jharkhand Police Service. Can you tell me what is the advantage of police commissionerate system? A police commissionerate system gives police broader powers, and for example, from the others, if we compare it with the other system, then both the administrator as well as the police are required for doing a particular task. But in commissionerate system, the police commissioner has the magisterial power as well, so he can take the decisions faster. So what are disadvantage of police commissionerate system? From public perspective. Okay, no problem. So your third preference is Jharkhand Finance Service. Suppose that you join as a CTO. What will be your job priorities? Okay. ओके राहुल जी, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू कर। एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप बताइए, इसका जवाब बाद में देंगे। आप ये बताइए कि अभी आपने जो इंटरव्यू यहाँ दिया, तो आपने क्या फील किया, कहाँ आपको सुधार की जरूरत लगी? मैम, कुछ क्वेश्चंस में जैसे सर ने बोला कि वो यूपीएससी वाले क्वेश्चन में, तो उसमें मुझे फील हुआ कि ऐसे किसी बॉडी को मैं क्वेश्चन मुझे नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा सुधार की जरूरत एक दो और क्वेश्चन में मुझे फील हुआ कि मतलब मैं थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया। ओके, हाँ, चलिए हम सही। लोग आपको बताते हैं। पहले सवाल का जवाब कि खाना मैंने नहीं खाया। 1 बजे आप यहाँ आए थे, 4:30 या 5 बज रहा होगा, 2, 3, 4, 5, 4 घंटा, है ना? आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे तो कैसे काम करेंगे? अभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो कैसे काम करेंगे, है ना? तो ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है आप लोग जैसे समझदार व्यक्ति से कि अगर हम 4 घंटा खाना नहीं खाएं तो हमारा आवाज़ धीमा हो जाएगा या हम वीकनेस आपको फील होने लगेगा, ये अपेक्षा नहीं की जाती है। आप कैसे डीवाईएसपी बनेंगे? ये भी एक टेस्ट होता है ना? तो पहले तो सिटिंग पोजीशन आपको ठीक करना है, पैर आप और आगे कीजिए, उतना आगे नहीं, आराम उतना पीछे भी, मतलब 90 डिग्री पे आपको बैठना है, ठीक है? हाथ थोड़ा सा, दोनों जूता बराबर कीजिए, पैरेलल रहेगा। सर सिटिंग पोजीशन ठीक करवाइए, थोड़ा सा और इधर। ठीक है बाबू, कुर्सी एक्चुअली में इधर आपने छोड़ दिया है 4, दाहिने साइड है, हाँ, में नहीं बैठा है ना? तो वहाँ एक बार में आपको बैठना है, पैर थोड़ा सा नीचे वाला, नीचे से दोनों में सेम डिस्टेंस रखिए ना, ऊपर नीचे पैरेलल डिस्टेंस रहेगा, है ना? कंफर्टेबली वो बना लीजिए। कंफर्टेबल आप बना लीजिए, उंगलियां ऐसे रहेंगी और ऐसे रहेंगी,
ठीक है, ताकि ये नहीं हो, ऐसे भी आप रख सकते हैं। आपका हेड पोजीशन और मूवमेंट है ना, जिधर आप सर से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सर की तरफ आप होते हैं, तो एक बार इधर भी एक नज़र देखिएगा ना और भी लोगों को। और हेड मूवमेंट ज़्यादा होता है, जैसे नहीं बोलते हैं तो मुड़ी ऐसे हिलता है, हाँ बोलते हैं तो ऐसे हिलता है, इस पे कंट्रोल करना है। हैंड मूवमेंट भी होता है ना? आप यहाँ समझाने नहीं बैठे हैं ना, किसी को पढ़ा नहीं रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका हैंड मूवमेंट पे कंट्रोल करना है। नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। आवाज़ थोड़ा लाउड करें। डिसीजन मेकिंग और सिचुएशन हैंडलिंग, इन प्रश्नों में आप हर जगह फँस जा रहे हैं, हमने भी किया, सर ने भी किया, है ना? तो यहाँ पे आपको तरह-तरह के प्रश्न सोचना है, दिमाग में बनाना है और उसका जवाब सोचना है कि क्या हो सकता है। दोस्तों से, परिवार के लोगों से, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, आपकी सिस्टर भी तैयारी करती है, तो उन लोगों से इस पे डिस्कशन करिए। प्रेशर, ठीक है, आप आए ठीक से, काफ़ी कैजुअल आपने आए एंट्री ली। एकदम आपने जब एंट्री लिया तो कोई धमक नहीं थी, आपकी शख्सियत ने अपील नहीं किया कि हाँ, यह वही लड़का है जिसे हम सेलेक्ट करें, है ना? तो एक एंट्री होता है ना? फर्स्ट परफॉर्मेंस इज़ योर लास्ट परफॉर्मेंस, क्या होता है? फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन impression इज़ is योर your last. लास्ट इम्प्रेशन, है ना? तो आपका जो परफॉर्मेंस जैसा रहेगा, इम्प्रेशन उसी के आधार पे बनेगा ना? तो उस तरह से आपको करना है। प्रेशर आपके चेहरे पे दिखा, ठीक है? आप मुस्कुराते हैं, लेकिन जब प्रश्न का जवाब नहीं आता है, उस समय नहीं हँसना है। सर ने एक क्वेश्चन किया, ठीक है? वहाँ हो सकता है कि आप जाइएगा ना, तो उन लोग के क्वेश्चन करने के तरीका से ऐसा लगे कि वे आपसे दोस्ताना बिहेव कर रहे हैं। वो हँसने लगेंगे, तो आप भी हँसने लगेगा। ये तो हम लोग सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे ना कि आप क्या करते हैं। ध्यान रखना है, आप उनके मित्र नहीं हैं। आप वहाँ इंटरव्यू देने गए हैं, तब तो वो आपका इंटरव्यू खींच देंगे लंबा और आपको मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो आप उनके फ्रेंड नहीं हैं, आप इंटरव्यू देने गए हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। हमेशा ये ध्यान देना है। ये नहीं कि उनसे फ़ैमिलियर हो गए हैं, उनसे कोई वैसा क्वेश्चन ही वैसा पूछेंगे, हो सकता है हँसी आ जाए, है ना? वो लोग हँसने लगे, आपको कंट्रोल करना है। हाँ, मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है चेहरे पे, लेकिन जब हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हमारे चेहरे पे सॉरी दिखना चाहिए। जाते समय आपने हम लोग किसी का अभिवादन नहीं, थैंक यू बोला आपने, आप उठा उधर तो टिल्ट हो गए, उधर उधर हो गए, देखने लगे, उधर क्या मुझे था? मजबूरी से सैल्यूट करना पड़ा आपको। है ना? तो इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलता है कि आपने 20 में से 20 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। आपकी एंट्री कैसे होती है, आप बैठते कैसे हैं, आप लोगों से बात कैसे करते हैं, आपका जो आवाज़ है उसकी उसका जो उतार चढ़ाव है वो कैसा है, आप प्रेशर में आते हैं या नहीं आते हैं। लाखों प्रश्न हैं, दुनिया में करोड़ों प्रश्न है, तो सभी का उत्तर आप जानते हैं, जान सकते हैं, नहीं जान सकते, सभी लोग यह जानता है। तो आप अपना प्रेजेंटेशन है ना, इस प्रेजेंटेशन को और बेटर कर सकते हैं, इसे थोड़ा पॉलिश कीजिए। इंटरव्यू 14 तारीख को है, थोड़ा बहुत मिरर प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन, मिरर प्रैक्टिस कीजिए तो उसका रिकॉर्डिंग मटेरियल। नॉलेज में कमी नहीं है, नॉलेज आपको है? नॉलेज आपको है, लेकिन नॉलेज से इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलता है। नहीं तो जो लोग पीएचडी किया है उन लोगों को मिल जाए, उन लोग तो एकदम रिसर्च करके वहां जा रहा है ना? सर ठीक है बाबू, हो गया। थोड़ा सा एनर्जी दिखनी चाहिए। एनर्जी नहीं अरे दिखा, आप तो बिल्कुल नहीं। यूपीएससी का दिया है ना इंटरव्यू, तो फिर यहाँ पे कैसे ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए और मेरे आते ही आप अरे ब्लंडर आप कर ये दिए। सोचिए, मन में लाइए कि मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, लेकिन हाँ, इसका घमंड नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कितना मिनट चला था वहाँ इंटरव्यू? आधा घंटा। आधा घंटा चला, तो काफी कितने मतलब मार्क्स लास्ट आए में थे? कितना से छूटा था? इनका इसीलिए आधा घंटा इंटरव्यू चला होगा, नहीं तो नहीं, फ्रेंड हो गए कितने थे। मार्क्स आए थे? 155 हम थे एक थोड़े कम आए थे, थोड़े। ऑप्शनल क्या था आपका? ज्योग्राफी। और कितना से रह गए थे आप? मेरा 15 मार्क्स से रह गया। अरे, यहाँ पे ठीक। कॉन्फिडेंस आप आते ही ब्लंडर कर दिए कि ये वो नहीं करना है ना। हाँ, अच्छा है, आपने ध्यान देना है, कैजुअल मत लीजिए। अब ठीक है बाबू। अब यूआर आइए कैटेगरी नेक्स्ट, से हैं, मतलब कि आपने यूआर कैटेगरी से कि आपने रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया? सर यूआर कैटेगरी से। कैटेगरी से हैं, ओके। दरअसल कुछ मुझे टाइटल अलग दिखा, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। अच्छा, नहीं सर वो झारखंड में नहीं है, ओके। मतलब पापा यूपी से हैं,
ओके हम लोग झारखंड में आके बस से दैट्स व्हाई ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कोई बात ठीक है बाबू, जाइए। ठीक ठीक बेस्ट है ऑफ आप लक। DGED